जो है वो क्या हो, डीप लर्निंग की तरफ आए, अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ आए, क्योंकि इन एल्गोरिदम के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, दे आर गेटिंग मैच्योर्ड। अब ये एक कॉन्सेप्ट था जिसे कहते हैं वर्ल्ड लर्निंग एल्गोरिदम। अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि ह्यूमन की माइंड में जो न्यूरॉन्स है ना, हर न्यूरॉन। जी 2013 से या 2014 से? नहीं, 13 में डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ था। पहला मॉडल जो ठीक बन है। गया था ना, वो मॉडल 2013 में लॉन्च हो गया था उसका आइडिया, बट वो बहुत छोटे लेवल पे था। फिर ठीक आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मजीद बेहतरी आती गई थी। ये कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड वन लर्निंग एल्गोरिदम। वन लर्निंग का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, कि अगर मैं देख रही हूँ ना, तो एक स्पेसिफिक मेरे माइंड में कॉर्टेक्स है जो कि मेरे देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह मेरे ह्यूमन के ब्रेन में एक और स्पेसिफिक कॉर्टेक्स है जिसकी बेस पे वो बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि all cortex are no doubt they are connected, but each cortex is playing another specific type of role in performing any duty. अब इस बात का क्या मतलब है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैबिट पे एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने उसकी सुनने वाली जैसे कॉर्टेक्स है ना, समझे, उसे रिमूव कर दिया। तो जब इस कॉर्टेक्स को रिमूव किया गया, तो इस सब के बावजूद ह्यूमन के पास ये कैपेबिलिटी थी, या उसको रैबिट के पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो क्या कर सकता था, वो देख सकता था। इसी तरह जब उसकी इस कॉर्टेक्स को रिमूव किया गया और ये कॉर्टेक्स ऑपरेशनल थी, तो फिर ये हुआ, तो फिर ये चीज हुई कि वो देख तो नहीं सकता था, बट स्टिल वो क्या कर सकता था, सुन सकता था। तो वन लर्निंग एल्गोरिथम का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एनी सेट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ईच न्यूरॉन इज इंडिपेंडेंट। तो एक न्यूरॉन के अफेक्ट होने से बाकी न्यूरॉन्स की वर्किंग पे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह देखें, अगर उसका सेंस करने का या टच करने का कॉर्टेक्स रिमूव किया गया, स्टिल दैट इज एबल कि वो क्या कर सके, देख सके। तो ओवरऑल इस थ्योरी का मतलब क्या है कि हर इंडिविजुअल कंपोनेंट अपना इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करता है, और एक पोर्शन को रिमूव कर देने से किसी और पोर्शन पे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ जर्नल इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने बायो पढ़ी हुई है तो उन्हें पता होगा कि एक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की कुछ सेट ऑफ इनपुट्स होती हैं, ठीक है, और उन इनपुट्स को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड डेंड्राइड्स। ठीक है, वो डेंड्राइड्स मिलके कोई एक्सियन बनाती हैं। एक्सियन अगर मैं आप लोगों की जबान में बात करूँ ना मशीन लर्निंग में, तो दैट एक्टिवेशन फंक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सियन। ठीक है, और ये एक्सियन हमें कोई ना कोई आउटपुट देता है एंड दैट इज कॉल्ड आउटपुट वायर्स। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन में भी वी हैव सेट ऑफ न्यूरॉन्स, एक की इनपुट प्रोसेस किया आउटपुट, अगले की आउटपुट अगले की इनपुट, और ये प्रोसेस यानी एक की इनपुट अगले की आउटपुट बन रही होती है। ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा होता है। जिस तरह ह्यूमन की बॉडी मैसेजेस पास करके या फिर सिग्नल्स पास करके मूव होती है, सेम इसी तरीके से ह्यूमन ब्रेन में व्हाट वी हैव सेट ऑफ न्यूरॉन्स। तो यही कॉन्सेप्ट है, एक जगह से इंफॉर्मेशन को लेकर किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड मूव कराना है और फिर उसके अगेंस्ट आउटपुट्स वगैरह जनरेट करनी है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, दीज आर कॉल्ड द न्यूरॉन। और इसी न्यूरॉन के कॉन्सेप्ट को मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में तब्दील किया गया है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी व्हाट यू हैव सम सेट ऑफ इनपुट्स एंड यू हैव सम सेट ऑफ आउटपुट्स। एक की आउटपुट अगले की इनपुट, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। मैम जी, क्या ये रीइंफोर्स लर्निंग से रेलेवेंट है, जिसके अंदर हम स्टेजेस, प्रिलिमिनरी स्टेजेस होती हैं, प्रीवियस कॉन्सिक्वेंसेस, नेक्स्ट की, ये काइंड उससे ऑफ, किस हद तक? कुछ हद अ तक, काइंड पूरा ऑफ। नहीं, अ काइंड ऑफ, पूरा नहीं, क्योंकि अगर वो पूरा हो गया ना, लाइक वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लर्न करने लग गया, तो दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यस। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ बट नॉट कहाँ एग्जैक्टली। पे boundary होगी कि कहाँ पर हम इसे न्यूरल नेटवर्किंग कहेंगे और कहाँ पर हम इसे रीइंफोर्स लर्निंग के रेलेवेंट बात करेंगे? जब वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे खुद ही डिसीजंस लेने लग जाए कि उसे राइट मूव जी करना हाँ। है या लेफ्ट मूव करना है, दिस इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, और जब वो अपने और वेट्स को इतना लर्न अच्छा कर ले कि उसकी क्लासिफिकेशन अच्छी हो जाए, डिसीजन नहीं मेक कर रहा
he is not gaining any type of advantage or disadvantage, या he is not winning the game. ठीक है, उसे कोई पॉइंट्स मिल रहे हैं, but उसकी he is नेगेटिव मार्किंग नहीं but हो रही. it is being able to take the decision, हाँ, and डिसीजन that तो is फिर same nature of reinforced learning. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इसके अंदर कहीं हिस्ट्री सेव नहीं हो रही. यू हैव नो स्पेसिफिक कंपोनेंट जहां पर हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस सेव हैं. बट इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग यू हैव अनदर कंपोनेंट जो कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की इंफॉर्मेशन रख रहा है. अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो ना LSTM का, एनीवन हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ LSTM और RNN? ये गेट्स हैं. हाँ, RNN का एडवांस वर्जन है LSTM. ठीक है, तो ये कुछ गेट्स की बेस पे कुछ इंफॉर्मेशन पुरानी रखता है, कुछ नहीं डालता है, फिर सोचता है कि पुरानी को रखना या नहीं रखना. जी जी बोले. सिर्फ उसकी वो बाउंड्री है, फिर हम इस लिहाज से यहाँ पे आ जाएंगे कि अगर पिछली की स्टेट्स को सेव करके रखता है तो फिर वो रीइंफोर्समेंट हो गया, अगर वो नहीं तो फिर एग्जैक्टली अगर मैं ये सेव नहीं करता प्रीवियस इन्फ्लुएंसेस को स्टोर करने की बेसिस पे हम रिजल्ट्स या आउटपुट्स इन्फ्लुएंसेस. खुरम आपकी आवाज बच्चे बहुत कट रही है, कुछ समझ नहीं आया है. कैन यू रिपीट? खुरम कैन यू रिपीट? खुरम कैन यू रिपीट? एक्सपेंसेस को स्टोर नहीं करता है, then how is it relevant to the human learning in which we store previous experiences and make decisions about them on the basis of weights? There are some mathematical terms, some specific numbers. जब वो numbers को formulate कर दिया जाता है तो yes he can make the decisions नहीं, sorry, he can make the predictions. He can make predictions. It's not about decisions. और वो prediction हमारी या तो classification के केस में हो जाती है या फिर वो हमारी regression के केस में चली जाती है. ठीक है? Are you talking about fuzzy logic? No, it's not like fuzzy logic. अभी fuzzy logic पे तो गए ही नहीं. That is totally out of the way thing. वो totally एक different चीज है. ठीक है? fuzzy logic बिल्कुल different है. वो थोड़ा बेस्ड पे चली जाती है. वो अभी इसके साथ कहीं नहीं मिल रही है. ठीक है? ओके मैम. अच्छा, ये जो बेसिक चीजें बताई है ना, ये ब्रेन वाली और ये वो, ये आपने याद नहीं रखनी है, सिर्फ समझाने मकसद है इनका. ठीक है? बताऊंगी आगे से, आप लोगों को चीजों का पता होना चाहिए. सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है. जरा ये इंफॉर्मेशन एक बार रीड आउट करें, देन आई विल डिस्कस दिस. आज अक्सा की आवाज नहीं आ रही. अक्सा बड़ी खामोश. अक्सा बच्चे समझ आ रही है या लगाया अगर कहीं इधर उधर? अनम आपको समझ आ रही है बच्चे? यस मैम आ रही है. जी मैम आ रही है. ओके. सुहेब, शकील, सुफियान पता नहीं गायब हैं किधर हैं. यस मैम आवाज आ रही है समझ. चले ठीक हो गया. तो अब ह्यूमन की जी अटेंडेंस लगा देंगे. अटेंडेंस की छोड़ो, पढ़ाई की बात किया करो मेरे से कि मैडम हाँ हमें समझ आ रही है. पढ़ाई की अटेंडेंस कम हो जाएगा. अच्छा, अब आपने देखा कि ठीक है, अब आपने ये चीज देखी, यू हैव सम इनपुट्स एंड यू हैव सम आउटपुट्स. सेम यही कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई है मशीन के अंदर भी एल्गोरिथम्स की. अब कैसे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई है मैं आपको समझाती हूँ. यू हैव सम इनपुट्स, ठीक है, एंड व्हाट दीज इनपुट्स आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड फीचर्स. अच्छा, बॉक्स के अंदर लिखने हैं. ठीक है, अभी वो पूरा नहीं आएगा इसलिए मैंने बाहर लिख दिया. चलो, यू हैव 4 इनपुट्स. ठीक है, ये इनपुट्स ऐसे करके कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, हर इनपुट, हर
दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये जो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना जी, ये तो फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्किंग है ना? हाँ ठीक हो, ठीक है। सपोज ये 4 नोड्स हैं, इन 4, अच्छा ये जो नोड्स हैं, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगी नोड या न्यूरॉन, ठीक है। यू हैव 4 इनपुट्स, ठीक है। ये 4 इनपुट कन्वर्ट्स हो गई 2 आउटपुट्स में, और ये 2 आउटपुट्स कन्वर्ट हो गई एक सिंगल आउटपुट में। दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। इस न्यूरल नेटवर्क की कितनी इनपुट्स थी? 4, और कितनी आउटपुट है? 1। और दरमियान में आपके पास क्या चीज होती है? ये जो चीज आपके पास सेंटर में होती है ना, दिस इज कॉल्ड हिडन लेयर। हिडन लेयर, ठीक है। यू हैव इनपुट लेयर, यू हैव सम आउटपुट लेयर, और इसके दरमियान में जितनी भी लेयर्स आ जाएंगी, दीज आर कॉल्ड हिडन लेयर्स। अब होता क्या है, अब थोड़ा सा एक छोटा सा स्केच बनाती हूँ। हर इनपुट कहीं ना कहीं, अगर आपको याद हो ना, आप लोग ये काम परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही है। यस मैम। तो यहाँ पर भी आपने वही काम करना है। यू हैव सम x1 x2, इट मींस बट यू हैव सम θ1, यू हैव सम θ2। आप इस इनपुट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस इनपुट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और एट द एंड इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद आप लोग उनका क्या ले लेंगे? सम ले लेंगे, ठीक है। लाइक अगर Yes, आपके जहन में लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट याद हो ना, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर भी जो हमारा एक्टिवेशन मैम असल फंक्शन, कैलकुलेशन तो सारी वही हो रही होती है ना? हाँ असल में वही काम हो रहा होता है, लेकिन वो काम लेयर्स पे डिवाइड हो जाता है। लेयर जी पे हाँ। डिवाइड होने की वजह से हमारी फीचर एक्सट्रैक्शन और मैच्योर हो जाती है। यस। वो चीज रिपीटेडली हो रही होती है। अच्छा, और होता पता है क्या है? जो स्टार्ट के फीचर्स होंगे ना, वो होते हैं लो लेवल, ठीक है। लो से हम जाते हैं मिड लेवल फीचर्स की तरफ, और मिड से हम लोग किसकी तरफ जाते हैं? हाई लेवल फीचर्स की तरफ। यानी तुम लोग ये समझो कि अगर तुम लोगों की एजेस एजेस जब बन रहे हैं ना किसी पिक्चर की एजेस, तो दिस इज लो। जब एजेस के बाद कुछ शेप बनने लगे, फॉर एग्जांपल आंख की, तो दिस इज मिड। और जब आंख के साथ और कंपोनेंट्स को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या है? हाई लेवल। याद रखना, न्यूरल नेटवर्क जितना ज्यादा डीप होता जाएगा वो उतना अच्छा होता जाएगा। Yes. लेकिन अच्छा होने के साथ साथ वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जितनी उसकी लेयर्स बढ़ती जाएंगी उतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो उतना मैच्योर होता जाएगा। और टाइम टेकन भी ज्यादा टाइम होगा। टेकिंग भी बहुत ज्यादा है। हाँ देखो ना, एक न्यूरल नेटवर्क है जिसकी 3 लेयर्स हैं, और एक न्यूरल नेटवर्क है जिसकी 10 हिडन लेयर्स हैं, तो दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। क्लियर है? और एक और, अच्छा मुझे बताओ, क्या जरूरी है कि हमेशा इनपुट्स जो है वो 4 ही रहें? वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। Yes. अच्छा, अगर इस न्यूरल नेटवर्क में से मैं ये सवाल करूं कि हिडन लेयर के कितने न्यूरॉन्स हैं, तो मुझे बताएं जी सुहेब, कितने न्यूरॉन्स हैं? जी सुहेब बच्चे। कसवर आप बताओ। मैम 2 हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी है मेरा। जी जी पूछो पूछो। दरमियान में जितनी भी आपकी हिडन लेयर आएंगी, क्या वो सारी ही मींस की हिडन लेयर होंगी, या उनका कोई स्पेसिफिक कुछ तादाद या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ कोई स्पेसिफिक नहीं है। दे कैन बी एनी नंबर। बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3, ठीक है। लेकिन मैडम बहुत से आर्किटेक्चर होते हैं, हर किसी की अपनी होती है, मतलब स्पेसिफिक। जिस ये तरह एक्चुअली किसी के 5 मैंने हैं, और रेजोनेट 18 में भी आता है, 36 में भी डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के डिफरेंट 36 में कहाँ से आता ये है रेजनेट? वही रेजनेट इससे ज्यादा का होता है, इतनी ज्यादा हिडन लेयर्स का। पता है क्या? जी वो ये चीज कहीं पड़ी थी, तो वो वहां पे ये कह रहे थे कि शायद जितनी स्पेसिफिक नंबर्स की भी सम टाइम बात कर रहे थे ना, हाँ जी, तो इस मैं वजह बताती से। हूँ। पता है क्या, डिफरेंट लोगों ने ना डिफरेंट लेयर्स के थ्रू उसके रिजल्ट्स को चेक किया है। जी और जी अभी तक मार्केट में कोई ऐसा रिसर्च नहीं आई जो क्लेम कर सके कि इतनी लेयर्स करो तो ठीक है, इतनी लेयर्स करो तो नहीं ठीक। लेयर्स को बढ़ाना
या लेयर्स को घटाना, न्यूरॉन्स को बढ़ाना या न्यूरॉन्स को घटाना, ये तमाम हिट एंड ट्रायल है। और ये तमाम की तमाम चीजें हमारी बेस करती हैं डाटा सेट पर। ये बाकी इनपुट पे भी डिपेंड करती है ना, इनपुट हमारी कैसी है, कोई वही किसी ना पे अच्छा डाटा सेट पे, परफॉर्म्स कर जाता है और किसी पे। एग्जैक्ट, मैंने यही तो बोला, डाटा सेट पे डिपेंड कर रही है। जी क्या पता 3 लेयर मैम इमेज पे, जी जी, क्या ये क्वालिटी ऑफ डाटा सेट पर डिपेंड करता है या नो 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 नंबर ऑफ डाटा सेट नो नो नो, इसके ऊपर करता है? टाइप ऑफ डाटा सेट पे डिपेंड कर रहा है। either it's an image or a video or an audio or a text, it I'm talking depends. about the relevance of our data to the output or inferences. No, it doesn't matter, it doesn't matter. मैं बता दी, इसमें तो हमारे पास गार्बेज वैल्यूज भी काफ़ी आ जाएंगी जिनको ऑटोमेटिकली पहले लर्न करना पड़ेगा, फिर हमें उसे डिस्क्रीट करना पड़ेगा कि वेदर इट इज इन द एरर डोमेन और ये हमारी that is, आउटपुट से मैं रेलेवेंट। बताती हूँ, that is why we normally pre-process our data sets. After pre-processing Normalization with normalization, exactly, after pre-processing of Yes. your data, you pass that data to your neural networks. Like अभी मैंने, अगर मैं जिस पे काम करती, मैंने जिस पे काम किया, मैंने 1 महीना अपने डाटा सेट पे लगाया सिर्फ, मैंने उस पूरे डाटा को प्री प्रोसेस किया, उसके बाद वो डाटा मैंने न्यूरल नेटवर्क्स को पास किया, ठीक है? तो ये चीज होती है। नाउ इट्स डन, क्लियर, आगे चलें। मैम वो जो आप Yes. बात कर रही थी हिडन लेयर न्यूरॉन के, तो वो तो इसी तरह होता है ना कि भाई जितने हमारे पास इनपुट लेयर्स होती हैं उसका 2/3 जो होता है हमारे पास, नहीं, कर इट्स लें। नॉट नेसेसरी, ना, इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई रूल नहीं है, नो रूल। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। अगेन, अभी तक इवन इतने बड़े बड़े वो जो है ना, क्या नाम है उसका, आयन गुडफेलो का जो ऑथर है ना गैन्स का, जिस बंदे ने गैन्स बनाए हैं, बड़ा जबरदस्त रिसर्चर है, उस बंदे ने ये कहा था कि ही वाज लाइक कि इट्स एन हिट एंड ट्रायल। एक प्रॉब्लम पर 3 न्यूरॉन भी अच्छा रिजल्ट देंगे, प्रॉब्लम वो डाटा टाइप चेंज करते ही 3 न्यूरॉन भी फेल कर जाएंगे। आपको पता है ये न्यूरॉन की गेम या हिडन लेयर की गेम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पैरामीटर्स की ट्यूनिंग करना। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको एक बार कॉन्सेप्ट बताया था, पैरामीटर्स की ट्यूनिंग करना। इस बात का मतलब ये होता है, अगर मैं लर्निंग रेट को 0.01 करूं तो कुछ रिजल्ट, और अगर मैं इसको 0.001 करूं तो कुछ रिजल्ट। जिस तरह आप पैरामीटर सिलेक्शन करते हैं, लर्निंग रेट सेट करते हैं, इनपुट सेट कर रहे हैं, हिडन लेयर सेट कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क सेट कर रहे हैं, न्यूरॉन सेट कर रहे हैं, एक्टिवेशन के फंक्शन सेट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाने को भी क्या कहते हैं? हाइपर पैरामीटर्स ट्यूनिंग। ये ट्यूनिंग जितनी अच्छी होगी उतने हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ेगी, और ये ट्यूनिंग जितनी बुरी होगी उतनी हमारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या करेगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये चलते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये 22 मीन्स थीटा 0, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, सॉरी थीटा 0 कह रही हूँ, x 0, और उसकी वैल्यू हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 1 होती है ना। तो मैं उसको लिखूं या ना लिखूं कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलें, ये देखें, अब मुझे बताएं इस न्यूरल नेटवर्क की कितनी इनपुट्स हैं? मैम आपकी आवाज कट रही है। इस न्यूरल नेटवर्क की कितनी इनपुट्स हैं? 4। हाँ जी 4 ही हैं। और कितनी आउटपुट्स हैं? जी मैम 1 1 आउटपुट है। तो अगर मैं इस न्यूरल नेटवर्क में थीटा को लिखूं या डब्ल्यू लिखूं, तो इस बात का मतलब क्या है? दे बोथ आर वेट्स। और इसी बात को मैं अगर इस तरह करके रिप्रेजेंट करूं तो कोई इशू तो नहीं है? नो। और अगर मैं थीटा को ऐसे करके लिख लूं तब भी कोई इशू नहीं है? जी ठीक है। और यहाँ पर ये जो काम है ना, इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो हम भी तो यही करते हैं। हम क्या करते हैं? हम x0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे w0 को, x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे w1 को, x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे w2 को, और x3 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? w3 को। और उसके बाद उस पर क्या अप्लाई कर देंगे? ट्रांसपोज तो हो गया ना। हमने क्या अप्लाई कर दिया? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करने का मतलब ये है, व्हाट यू हैव एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है।
लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज एक्चुअली योर एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, अच्छा ये एग्जांपल ना हम लोग कल स्टडी करेंगे, अभी फिलहाल ये इतना ही काफी है, ठीक है? अभी तक के लेक्चर ठीक है में मैम। किसी को कोई मसला? नो इशू। कोई मसला नहीं। ओके, ऑल क्लियर हो गया ना? यस मैम। यस। अक्सर